नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत मई माह की जो मैगजीन थी उसके एमसीक्यू के अंतर्गत हम लोग पिछले कक्षा में 50 प्रश्न तक तो देख लिए थे। आज हम लोग आगे 51 से आगे बढ़ेंगे। वर्ग को शुभारंभ करने से पहले एक विशेष सूचना, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 51, भारत के औषध उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। दूसरा, विश्व स्तर पर भारत दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से 5वें स्थान पर है। तीसरा, भारत दुनिया में चिकित्सा से संबंधित वस्तुओं का 14वां सबसे बड़ा निर्यातक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 3, डी 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1। तो भारत के औसत उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था? तो केवल 1, अर्थात भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं में सबसे बड़ा प्रदाता है। प्रश्न संख्या 52, औषध उद्योग को मजबूत करने की योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, बी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, डी, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। औषध उद्योग को मजबूत करने की योजना केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 53, किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, 2018 में किसान उत्पादक संगठनों का गठन और बढ़ावा नामक योजना शुरू की गई। बी, इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित किया जाता है। सी, इसके तहत 2027 से 28 तक लगभग 20,000 नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओज गठित किए जाएंगे। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि किसान उत्पादक संगठनों के संदर्भ में इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित किया जाता है। प्रश्न संख्या 54, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन एनएलएमसी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की जाएगी? पहला ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी, वित्त मंत्रालय, डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन एनएलएमसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है। तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो वह है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 55, हाल ही में भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों में कौन से शामिल है? पहला, विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाना। दूसरा, नए और संभावित निर्यातकों के लिए निर्यात बंधु योजना शुरू करना। तीसरा, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना। चौथा, भारत के निर्यात, पर्यटन आदि के प्रोत्साहन के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वृद्धि। पांचवा, निर्यात को प्रोत्साहन के लिए बाजार पहुंच पहल योजना। छठा, कृषि निर्यात नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल 1, 2, 3, 6, बी 3, 4, 5, 6,
सी केवल 1 2 3 4 5, डी 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 और 6। अर्थात यहाँ जो प्रश्न था, जो कि हाल ही में भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से है। अर्थात भारत के द्वारा 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया गया है, इसमें कौन कौन से कारक शामिल है, अर्थात किस किस के साथ मिला जो कि 400 अरब डॉलर का समय से पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इसमें पहला कारक है विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाया गया। दूसरा, नए और संभावित निर्यातकों के लिए निर्यात बंधु योजना शुरू किया गया। तीसरा, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना। चौथा, भारत के निर्यात पर्यटन आदि के प्रोत्साहन के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वृद्धि। पांचवा, निर्यात को प्रोत्साहन के लिए बाजार पहुंच पहल योजना। छठा, कृषि निर्यात नीति। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 56, शब्द को लोकेशन किससे संबंधित है। ए, यह एक सुविधा है जिसके तहत ब्रोकर्स अपने सर्वर स्टॉक एक्सचेंज सर्वर के निकट स्थापित करते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में कम समय लगने के कारण एक ब्रोकर को दूसरे पर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। बी है, यह एक आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है जो सोशल कनेक्शन पर आधारित है। सी, यह लोकेशन साझा करने की एक नई युक्ति है जिससे लोग एक दूसरे पर नज़र रख सके। डी, लोकेशन ग्रुप बनाना जिससे आपके विज्ञापनों में आसपास के व्यवसायिक स्थानों का प्रचार करना आसान बनता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शब्द को लोकेशन किससे संबंधित है। शब्द को लोकेशन जो है यह एक सुविधा है। को लोकेशन जो शब्द है यह एक सुविधा है जिसके तहत ब्रोकर्स अपने सर्वर स्टॉक एक्सचेंज सर्वर के निकट स्थापित करते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में कम समय लगने के कारण एक ब्रोकर को दूसरे पर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 57, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री को तेजी से वितरण प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करता है। वहीं दूसरा कथन है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के आधार पर गणना करता है कि कौन सा सर्वर कंटेंट की मांग करने वाले उपयोगकर्ता के नज़दीक है। वही तीसरा कथन है जो कि हाल ही में कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के विनियमन को लेकर ट्राई और दूरसंचार कंपनियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। तो कौन सा कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के संबंध में कथन नंबर 1 और 2 सही है, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री को तेजी से वितरण प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करता है। वहीं दूसरा है जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के आधार पर, किस एल्गोरिदम, तो प्रबंधन सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के आधार पर गणना करता है कि कौन सा सर्वर कंटेंट की मांग करने वाले उपयोगकर्ता के नज़दीक है। तो इस प्रकार CDN के संबंध में ये दोनों कथन सही था। प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। दूसरा कथन है, ये परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण
निगम NLMC के कार्यों के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहला है NLMC के संबंध में यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। वहीं दूसरा कथन है जो कि ये परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 59, मेटावर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मेटावर्स 3D आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है जो सामाजिक कनेक्शन पर केंद्रित है और इसे एक सिम्युलेटेड डिजिटल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही दूसरा है जो कि मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। मेटावर्स के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही है, जो कि मेटावर्स 3D आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है जो सामाजिक कनेक्शन पर आधारित है और इसे एक सिम्युलेटेड डिजिटल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं दूसरा कथन भी सही है, जो कि मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पर काम करता है मेटावर्स। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 60, हाल ही में RBI ने सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को किस समय तक कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन CFSS को लागू करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर 2022, बी 30 सितंबर 2023, सी 30 सितंबर 2026, डी 30 सितंबर 2025। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर 2025। RBI ने सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात NBFC को 30 सितंबर 2025 तक कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन CFSS को लागू करने का निर्देश दिया है। कब तक? तो 30 सितंबर 2025 तक। प्रश्न संख्या 62, हाल ही में खबरों में रहा कुनमिंग डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता, बी जलवायु परिवर्तन, सी कोविड-19, डी जैविक हथियार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता। कुनमिंग डिक्लेरेशन जो है यह जैव विविधता क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 63, विश्व जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक फोरम, बी यूनेस्को, सी विश्व बैंक, डी नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को के द्वारा, अर्थात यूनेस्को के द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न संख्या 64, तापी पार नर्मदा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इस परियोजना में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य शामिल है। दूसरा, इस लिंक परियोजना में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में प्रस्तावित 7 जलाशय शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। तापी पार नर्मदा लिंक परियोजना, इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। पहला कथन क्या है? जो कि इस परियोजना में अर्थात तापी पार नर्मदा लिंक परियोजना में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य शामिल है। वही दूसरा भी सही है, जो कि इस लिंक परियोजना अर्थात तापी पार नर्मदा लिंक परियोजना में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में प्रस्तावित 7 जलाशय शामिल है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित युग्मों के संदर्भ में विचार कीजिए। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। पहला नर्मदा मैकाले श्रेणी, दूसरा पार नासिक, तीसरा ताप्ती, उसका है सतपुरा पर्वत। उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है, अर्थात कौन कौन से सम्मिलित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी 1, 2 और 3। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सम्मिलित है। अर्थात नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का मैकाल श्रेणी, दूसरा पार का है नासिक और ताप्ती का है सतपुरा पर्वत। प्रश्न संख्या 66, खारे पानी के मगरमच्छ के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, ये सुंदरवन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। दूसरा, इसे एस्चुरी क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। तीसरा, IUCN प्रजातियों की सूची में लुप्तप्राय घोषित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो गलत है, बाद बाकी 1 और 2 सही है। तो खारे पानी के मगरमच्छ के संदर्भ में सही 1 और 2 है और ये तीसरा गलत है। अर्थात ये सुंदरवन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। वहीं इसे एस्चुरी क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को जोड़ा गया है। दूसरा, यह अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के संबंध में समझौता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के संदर्भ में दोनों कथन सही है। पहला, इसके संदर्भ में इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को जोड़ा गया है। वही दूसरा कथन सही है, यह अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के संबंध में समझौता है। प्रश्न संख्या 68, 4 चिनार द्वीप का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी जम्मू एवं कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एवं कश्मीर। 4 चिनार द्वीप यह कहाँ किससे संबंधित है? यह जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर, बी सेंटिनल द्वीप, सी मॉरिशस, डी हवाई द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मेडागास्कर से। प्रश्न संख्या 70, एशियाई शेर के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है। दूसरा, भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य इसके एकमात्र निवास स्थल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताइए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। एशियाई शेर के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? तो पहला कथन सही है, जो कि एशियाई शेर को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है। वही दूसरा भी कथन सही है, जो कि भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य इसके एकमात्र निवास स्थल है। प्रश्न संख्या 71, रज्जाक झील का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इराक से, बी कुवैत से, सी ईरान से, डी सऊदी अरब से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इराक। रज्जाक झील का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इराक से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। रोगाणुरोधी एजेंट्स जनित प्रदूषण के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, रोगाणुरोधी एजेंट्स जनित प्रदूषण पर्यावरण की माइक्रोबियल संरचना को बाधित करता है। दूसरा, ये पशु उत्पादन उद्योग के लिए लाभदायक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। अर्थात रोगाणुरोधी एजेंट्स जनित प्रदूषण के संदर्भ में पहला कथन सही है, जो कि रोगाणुरोधी एजेंट्स जनित प्रदूषण पर्यावरण की माइक्रोबियल संरचना को बाधित करता है। प्रश्न संख्या 73, IPCC की आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, हाल ही में इसने अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया है। दूसरा, यह रिपोर्ट प्रत्येक 7 वर्ष में जारी की जाती है। तीसरा, पहली बार आकलन रिपोर्ट वर्ष 1990 में आई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3।
इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। अर्थात आईपीसीसी के संबंध में आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में तीनों कथन सही है। पहला कथन क्या सही है, जो कि हाल ही में अर्थात आईपीसीसी ने हाल ही में अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया है। वहीं दूसरा कथन ये सही है जो कि यह रिपोर्ट प्रत्येक 7 वर्ष में जारी किया जाता है। और तीसरा भी सही है जो कि पहली बार आकलन रिपोर्ट अर्थात आईपीसीसी की पहली बार आकलन रिपोर्ट 1990 में आई थी। प्रश्न संख्या 74, हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? कौन सा रिपोर्ट? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सी भारत वन सर्वेक्षण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। प्रश्न संख्या 75, यूएनईपी के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, यह एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। दूसरा, इसका विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है। तीसरा, प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अर्थात यूएनईपी के संदर्भ में पहला कथन सही है जो कि यह एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। दूसरा भी सही है जो कि इसका विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है। तीसरा, यह प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को भी जारी करता है। इस प्रकार यहाँ तक आज हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों का अध्ययन कर लिए हैं। इसी 75 प्रश्नों के साथ आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।